और वो उनको बनाए रखना चाहते हैं। आखिर सरकार की प्रायोरिटी क्या है कि कुछ लोगों को वहां पर परमानेंट बसा के और कुछ लोगों को खुश करने के लिए सारे सरकारी सांसदों को झोंकते चले जाएं, या जो माहौल बिगड़ा है उसको सामान्य बनाकर लोगों में निर्भयता पैदा करें और आत्मविश्वास पैदा करें। अगर कहीं पर कोई कठिनाई है तो प्रशासनिक तौर से उसका निराकरण करें। आपके उद्बोधन से ही मैं एक सवाल और प्रस्फुटित करता हूं, एक सवाल और उठाता हूं। दुर्गा शक्ति नागपाल का प्रकरण पहले पूरी हो जाती, एक से कुछ कह रहे थे, मेरी बात पूरी हो जाती। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाती कि मैं ये राहत शिविर किसी मदरसे, किसी मंदिर या किसी को चलाने के लिए नहीं है। हाँ। ये सरकार का काम है कि वो राहत शिविर चलाए। हाँ। जो बाकी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं या व्यक्तिगत लोग जो उसमें मदद करना चाहते हैं वो उसमें सहायक बने। ठीक है। यहां पर उल्टा हो रहा है। हाँ। कि अगर वो मदरसों को ये संचालन करने के लिए दे दिया गया, उन्हीं को सामग्री दी जा रही है, उन्हीं के मार्फत सब पैसा बंटवाया जा रहा है, तो वो क्यों चाहेगा कोई कि ये जो सुबह ये जो ठाट बाट उनको मिल रहे हैं वो अपने छोड़ दें? ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इसलिए आज पहली जरूरत यह है कि वहां पर भाईचारा स्थापित किया जाए। हाँ। जो लोग हैं, अब हो गया, स्थिति सामान्य बनानी है। हाँ। तो सबको अपने अपने घर भेजना होगा। ठीक है। जिनके मकान टूटे हैं, अगर उनको तुरंत, जो सरकार चाहे तो 1 सप्ताह में वो पूरे हो सकते हैं, मरम्मत हो सकती है, उनको वहां भेजें। जिनके मकान है उनको वहां भेजें। जी। वहां के लोगों को मिलकर भाईचारा के स्थापित करने के लिए प्रशासन को, टंडन साहब, संस्थाओं को जोड़े। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अब ये पूरा हो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल जब एक मजहब विशेष के द्वारा अवैध तौर पर कब्जा की गई जमीन पर मस्जिद बना लेता है, मस्जिद की दीवार को आगे बढ़ा लेता है, और जब उस दीवार को गिरा दिया जाता है तो दुर्गा शक्ति नागपाल का 41 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है। यह सरकार की तरफ से दलील पेश की गई। और यहां पर राहत शिविरों में जमीन से लोग इसलिए नहीं हटाए जा रहे कि उनकी मंशा है कि वो राहत शिविरों के नाम पर जमीनों पर कब्जा कर ले। क्या यह संपूर्ण तुष्टीकरण नहीं हो रहा एक मजहब विशेष के लोगों का? और ये मंत्रियों की रिपोर्ट में बात सामने आ रही है, मतलब कि सरकारी अधिकारी कब्जा हटवाए भी ना, और मंत्री वहां पर की जो रिपोर्ट है अवैध वो लोगों को अवैध कब्जा करवाएं। एक विशेष, मैं कह रहा हूं कि ये सरकार की नीति है कि वो लोगों को इस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों को बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम और परंपरा के जहां चाहे बनाओ, और उसको सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके बनाओ। जब उसे रोका जाए तो दुर्गा नागपाल जैसी उसकी दशा हो जाएगी। और दूसरी तरफ जहां पर वन विभाग की जमीन के ऊपर जो राहत शिविर चल रहे हैं, उनको भी यही शह दे रहे हैं कि तुम मत खाली करो, आज नहीं कल ये जमीन तुमको मिल जाएगी। हाँ। यानी दंगा ना हो गया, एक इंसेंटिव हो रहा है पीड़ित के नाम पर। हाँ। पीड़ितों की पूरी सहायता होनी चाहिए। हाँ। उनकी रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि जो वो कहें वही हो। ठीक है। रविदास जी कि हम सामाजिक सौहार्द पैदा करने ठीक है। रविदास जी, रखना चाहिए। दो छोटे सवाल मेरे जहन में उभरे। एक, आदमी की तबीयत खराब हुई, पुलिस ने उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, तबीयत दुरुस्त हो गई, आदमी दुरुस्त हो गया। उसके बाद उसकी दिल थोड़ा मचला, उसने कहा अम्मा यार अब घर नहीं जाऊंगा, वहां काम भी करना पड़ता, अब अस्पताल में एक बेड लगवा दो, या सुबह शाम खाना चाय मिली रही है, अब यही रहूंगा, अब जाऊंगा नहीं। तो क्या करे सरकार? क्या अस्पताल में ही घर बना दे कि चलो यही रहो, ठाट से मुन्ना बाबू खाओ पियो? एक। और दूसरा प्रश्न मेरा ये कि अगर जैसा कि शिवपाल जी की रिपोर्ट कहती है कि भय है, अगर 75 दिन बाद भी भय है
तो ये किसके मुंह पर तमाचा है? मेरे समाचार प्लस के? हुकूमत के मुंह पर तमाचा है कि नहीं है? इतने दिनों बाद भी वहां भय क्यों है? मल्होत्रा जी, टेंट तंबू की जरूरत क्यों है? क्यों नहीं आप लोगों को भेज पाए गांव तक? क्या अनंत काल तक लोगों को वहां बसा के रखेंगे? भाईचारा ऐसे आएगा जब तक दोनों धाराएं मिलेंगी नहीं, गांव में, खेत में, हाट में, बाजार में मिलेंगी नहीं, तब तक समरसता आएगी क्या? समरसता तब आएगी जब ये गांव जाएंगे। जी जी बोलिए। देखिए, अधिकांश जगहों के ऊपर जो है वो शिविर में जो लोग रह रहे थे वो लोग अपने घरों को लौट गए हैं। कुछ जगहों पर जो लोग शिविर में रह रहे हैं उनके कई कारणों का वर्णन किया गया है। केवल एक कारण नहीं है, अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग कारणों का वर्णन किया गया है। और बहुत जल्दी ही हम लोगों का ये प्रयास है कि बहुत जल्दी ही जो लोग शिविर में हैं वो लोग अपने घर पहुंच जाएं। और अगर कुछ जगहों के ऊपर भय का माहौल है तो जैसे मान लीजिए कुछ आबादी एक पक्ष की आबादी है और वहां दूसरे पक्ष लोग भयभीत हैं, तो धीमे धीमे माहौल बन रहा है और बहुत जल्दी ही जो है वो शिविरों के जो लोग हैं अपने अपने घर में पहुंच जाएंगे। जो कुछ कारण और बताया आपने, वो भी कारण कुछ जगह पे है। जैसे आपने कहा भट्टा मालिक है तो भट्टा मालिक उसे पैसे मांगेंगे, तो ये कुछ कारण अभी हैं। उधार इसलिए मांगेंगे, कोई घूसखोरी नहीं कर रहे, उधार दिया है तो मांगेंगे। तो स्वाभाविक कुछ कारण है, आदमी में पैसा उधार देगा तो लेगा नहीं। हाँ, तो इन सब कारणों के कारण से या तो वो सरकार चुकाए। देखिए रविदास जी एक काम क्यों नहीं करा देते हैं? सबको एक एक लिफाफा दे दीजिए कि जाओ भाई उधार कितना है ये सरकार की तरफ से ले जाओ। हाँ, ये चुका देना नहीं, सरकार ने ये बवाल भी काटो, एक बार में जय-जयकार तो हो जाएगी। और सपा सरकार का जो मुसलमानों के हिमायती होने का जो चेहरा है ना, वो चेहरा एक बार फिर से सामने आ जाएगा कि सपा सरकार को केवल दो चाहिए, मुसलमान और यादव, बाकी पूरे प्रदेश के लोग जाए चूल्हे में, कोई मतलब नहीं किसी को। देखिए ये गलत है, ऐसी बात जो आप कह रहे हैं ये पूर्ण रूप से गलत है। हम लोग आज बहुमत में आए हैं, बहुमत सरकार बनी है, तो सारे वर्गों के, सारे धर्मों के, सब जातियों के लोगों ने समर्थन किया है और हर जाति और हर वर्ग के समर्थन से ही सरकार बनती है। और 225 विधायक ऐसे नहीं हो गए। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जब सरकार बन गई तो केवल मुसलमान और यादवों के लिए क्यों लड़ाई है, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए ऐसा नहीं है, सरकार जो है अगर दो पक्ष, राजा को समदर्शी होना चाहिए, इतनी छोटी बात समझ नहीं आती। राजा समदर्शी है और इसीलिए देखिए, इसीलिए सरकार बहुमत है। अगर आप इस चाचा को समझ नहीं, रविदास भाई, तब चाचा को समझ नहीं। अगर भतीजा समदर्शी है तो चाचा को समझ नहीं, फिर ये बोलो, इस पर हामी भरो। क्या चीज बोलने, या तो आपने कहा राजा समदर्शी है तो मैंने कहा भतीजा समदर्शी है, तो चाचा शिवपाल को फिर समझ नहीं। वो भी है समदर्शी नहीं। अरे तो दोनों बातें कैसे हो जाएंगी? वो कह रहे हैं कि भाई सब ठीक से व्यवहार नहीं हुआ, दोनों पक्ष मान रहे, आप कह रहे हो समदर्शी है। नहीं, दोनों पक्ष ऐसी बात नहीं भाई रविदास भाई, आप तो हैं। देखिए जब लड़ाई होती है दो पक्षों में कहीं पर भी, और दोनों पक्ष अगर कहते हैं, इसका मतलब जो आदमी सुलह करा रहा है वो निष्पक्ष है, वो दोनों पक्षों के बीच की बात कर रहा है, इसलिए दोनों पक्ष नाराज हैं। अगर दोनों पक्ष नाराज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो निष्पक्ष है। अगर एक पक्ष की बात करते होते तो एक पक्ष कहता कि ये मेरे पक्ष में है, लेकिन जब दोनों पक्ष ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों पक्ष समान रूप से सरकार के लोगों ने व्यवहार किया है, निष्पक्ष व्यवहार किया, इसलिए दोनों पक्ष कह रहे हैं। अगर एक पक्ष की पहले कर रही होती, रविदास जी एक निष्पक्षता का उदाहरण मैं आपको दे दूं, क्लिंचिंग एविडेंस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। जितने लोग, पॉलिटिकल लोग आपकी हुकूमत ने गिरफ्तार किए मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप में, मैं हालांकि ऐसी बात बोलता नहीं हूं कभी, ये मेरे स्वभाव में भी नहीं, लेकिन आप बार बार घुमा के वहीं ला रहे हो और अपने माथे पर टीका लगा रहे हो निष्पक्ष होने का, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं 10 नाम गिना दूं, 10 नाम गिना दूं जिनकी गिरफ्तारी आप नहीं कर पाए, जिनकी गिरफ्तारी आप नहीं कर पाए। आपने केवल गिरफ्तारी की सोम की, आपने गिरफ्तारी की राणा की, आपने मौलाना क्या नाम है जो ना, मौलाना नजीर, आपको पता है
कल मुजफ्फरनगर में एक जमात बैठी, हाँ। उसने कहा हम गर्दनें कटा देंगे अगर मौलाना की गिरफ्तारी हुई। हाँ। मौलाना वांटेड है, और वो मौलाना उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष विमान से जो अभियुक्त है, वांटेड है दंगों में, दोषी है दंगों का, अपराधी है। उस मौलाना को कलेक्टर बैठाल कर ले गया गोद में, विशेष विमान में, और मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 1.5 घंटे उन्होंने चर्चा की कि शांति कैसे बहाल हो लखनऊ में। जो वांटेड था, संगीत सोम को तो फांसी चढ़ा दो, मौलाना को आप वहां बुलाते हो विशेष विमान से, और फिर आप हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम निष्पक्ष हैं और धर्मनिरपेक्ष भी, और धर्मनिरपेक्ष हैं। ऐसा मत करिए, जनता अंधी नहीं है रविदास भाई। ना सफाई समझते हैं कि जनता अंधी है। आप भले में समझिए, हाँ। लेकिन लोग समझ रहे हैं। आप देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा, हाँ। और आज फिर कह रहे हैं, हाँ। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, हाँ। कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हाँ। जो इन दोनों को लड़ाए, हाँ। वो इंसान बुरा है। अच्छा। और जो बुराई है, हाँ। उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, हाँ। और ये हम लोग चाहते हैं नहीं, रविदास जी, नहीं, मैं तो मूल बात कहता हूँ मित्र, मूल बात कहता हूँ, जो मौलाना उन्हीं धाराओं में, सुनिए, जो मौलाना उस ठीक एग्जैक्टली उन्हीं धाराओं में वांटेड है, जिन धाराओं में सोम वांटेड था, या सुरेश राणा दूसरा क्या नाम है, हाँ, ठीक है, वो वांटेड था, उनकी 2 की गिरफ्तारी हो गई। अच्छा काम किया, गिरफ्तार करना चाहिए था। उन्हीं धाराओं में जो मौलाना वांटेड है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष विमान में मुख्यमंत्री क्या क्यों ले जाया गया? इस बात का उत्तर तो दोगे ना, आप नहीं दोगे, या सीधे सत्यनारायण भगवान की जय बोल के निकल लेंगे क्या हम? कि हम मानते हैं कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो लड़ाए वो इंसान बुरा है। ये तो गजल अच्छी हो सकती है, लेकिन शासन तो गजल से नहीं चलेगा। मुझे जवाब चाहिए देश को कि जो मौलाना उन्हीं धाराओं में वांटेड है, जिन धाराओं में सोम वांटेड था और राणा वांटेड था, वो दोनों रासुका में चले गए, एनएसए में चले गए। और टाडा होता तो टाडा पोटा भी लग जाता, वो तो कानून खत्म हो गया, नहीं तो वो भी लगा दिया होता उन पर आपने। और मौलाना अभी भी मस्ती से घूम रहे हैं, और डीएम आया एक दिन उनके घर, बोले चचा आपको बुलाया है नेताजी ने। बोले कैसे चलेंगे बच्चा? तो बोले विशेष विमान ओलन खटोला रखा आप ही के लिए, बैठो इसमें। अब बताते हैं बहुत मोटा गिफ्ट दिया, हथेली भी गर्म की है, ये भी बताते हैं। हथेली की नहीं की वो अलग छोड़ो, लेकिन गए ये तो प्रमाणित है ना, वो फल फूल फ्रूट खूब दे के आए कि मौलाना खाओ मस्त रहो। बताइए, अब मुझे इस बात का तो उत्तर आपको देना पड़ेगा ना सरकार की तरफ से, कि वो व्यक्ति जो उन्हीं धाराओं में वांटेड है, जिन धाराओं में 2 लोग जेल में हैं एक संप्रदाय के, उस मौलाना को भारत उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष विमान में बैठा के मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास पर, सरकारी आवास पर क्यों ले गए आप? जी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, एक ब्रेक लेना है। जी मल्होत्रा साहब। देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरनगर में शांति बनाए रखने के लिए, मेरे सवाल का उत्तर सीधा दीजिए। कायम रखने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। मेरे सवाल का सीधा उत्तर चाहिए मुझे। तो सुनिए मल्होत्रा जी, अमिताभ जी के सवाल में थोड़ा रिफाइन करना आपके लिए। सुनिए, तो क्या आप मौलाना नजीर की तरह संगीत सोम और सुरेश राणा को भी ऐसे ही बुलाएंगे विशेष विमान से, और मुख्यमंत्री जी और मुलायम सिंह की चर्चा करेंगे, हाँ या ना? नगर में शांति कायम होने के लिए सरकार ने सब तरह के प्रयास किए हैं। तो राणा और सोम को बुला लीजिए ना, उनको क्यों जेल में होंगे, लेकिन जो प्रयास आवश्यक होंगे वो शांति कायम रखने के लिए सारे आवश्यक कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का रविदास जी आपने उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक ही आरोप, एक ही दफाएं आप और मुझ पर लगी, मुझे जेल हो गई, आपको मुख्यमंत्री चाय पिला रहे हैं, तो सवाल नहीं उठेगा ना? किस पर लिपापोती कर रहे हैं भाई? कभी तो सच बोला करिए रविदास भाई। नहीं, आपकी प्रतिष्ठा है उत्तर प्रदेश में, क्यों उस प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं? नहीं, हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि कहीं पर अशांति है, तनाव है, उस अशांति को और तनाव को दूर करने के लिए सरकार सारे प्रयास करेगी। अरे आरोपी को जेल में डालने के लिए भी चाय पिलानी चाहिए। सत्यनारायण की कथा कहती, गजब बात आप कह रहे हैं, जो आरोपी है उसको पटक के 4 लाठी मारो, जेल के अंदर डालो, आप उसको बैठा के अपनी गोद में चाय पी रहे हो और आप करो शांति ला रहे हैं जी। किसको सिखा रहे हो आप भाई साहब? ये कैसी शांति है? हम ये बता रहे हैं, देखिए सुनिए, मुजफ्फरनगर में 108 दंगे हुए सपा सरकार में इसीलिए हुए क्योंकि आप एक वर्ग विशेष, एक मजहब विशेष की तुष्टिकरण में लगे होते हो।
नहीं, और जब नहीं, आपकी बात- सरकार बनती है तो वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, सड़क पर औरतें पकड़ते, लड़की पकड़ते, और भी बवाल होता। मायावती के शासनकाल में 6 साल में 5 साल में एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। नहीं, कहाँ रिपोर्ट है? अब ये जो है